कक्षा 10 की गणित का अध्याय 13। नाम क्या है? सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र की। इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में काम में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहला सूत्र देखो, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये माध्य ज्ञात करने का कौन सा तरीका है? प्रत्यक्ष विधि का। उसके बाद में देखो दूसरा सूत्र, माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, जहां पर डी आई का मतलब क्या होता है? डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे तीसरा सूत्र कौन सा है? माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ठीक है, ये कौन सा सूत्र है? माध्य ज्ञात करने का पग विचलन विधि का सूत्र। क्या होता है? जहां पर यू का मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटा एच। ठीक है, अब ए का मतलब क्या है? कल्पित माध्य, और एच का मतलब क्या है? वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है वो एच का मतलब है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे चौथा सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। चौथा, बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। ये बहुलक का सूत्र है। ठीक है, जहां पर एल बराबर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच का मतलब वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, कितने का अंतराल चल रहा है वो एच का मतलब है। एफ वन का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ जीरो का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और एफ टू का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये बहुलक का सूत्र हो गया। इसके बाद में देखो अगला सूत्र कौन सा है? माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। पांचवा, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। जहां पर एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन प्रेक्षणों की संख्या, एन का मतलब क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, और सी एफ का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच का मतलब वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है वो एच का मतलब होता है। उसके बाद में देखो अगला सूत्र, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध। माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध देखो, 3 गुणा माध्यक बराबर क्या होता है? बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध होता है। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। उसके बाद में देखो सातवां सूत्र, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पर क्या? मध्यमान, इसको मध्यमान भी बोल सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद में देखो छोटी क्लास में हमने ये भी पढ़ा है, माध्य का सूत्र ऐसा भी होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद में हम चेक करते हैं प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। यदि n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्य कैसे निकालेंगे? n प्लस 1 बटा 2वां प्रेक्षण। ठीक है, कब? जब n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, और जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक बराबर
n/2वां और n/2+1वां प्रेक्षण, इन दोनों प्रेक्षणों के मानों का औसत निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माध्यक। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो, यदि पदों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, यानी n का मान क्या हो, सम हो, तो हम क्या निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद बटा 2। ठीक है, ये होता है माध्यक निकालने का सूत्र। ठीक है, जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हों। और बहुलक कैसे निकालते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे, जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है वो क्या होता है, बहुलक होता है। और माध्यक का मतलब बीच में आने वाली संख्या। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 का दूसरा सवाल देखो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन का मतलब क्या होता है, सारणी। तो यहाँ पे ये सारणी दे रखी, इसको हम देखते हैं और इसको हम हल करते हुए क्या निकालना हमें, नीचे देखो क्या कह रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें सारणी दे रखी है, इस सारणी का हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को किस विधि से हल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो जो यहाँ पे दे रखा सारणी में, पहले वो हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी रुपए में। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, दैनिक मजदूरी किसमें है, रुपए में। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, ये हमें दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, अब श्रमिकों की संख्या दे रखी है, देखो ऐसे कितने मजदूर हैं जिनकी मजदूरी 100 से 120 रुपए के बीच है, तो कितने मजदूर हैं, 12। ठीक है, ऐसे कितने श्रमिक है, 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 100 से 120 रुपए के बीच में है। और ऐसे कितने श्रमिक है जिनकी मजदूरी 120 से 140 रुपए के बीच है, कितने मजदूर है ऐसे, 14। ठीक है, और ऐसे कितने श्रमिक है जिनकी मजदूरी 140 से 160 रुपए के बीच है, तो ऐसे कितने श्रमिक है, 8। और ऐसे कितने श्रमिक है जिनकी मजदूरी 160 से 180 रुपए के बीच में है, तो ऐसे कितने श्रमिक है, 6। और ऐसे कितने श्रमिक है जिनकी मजदूरी 180 से 200 रुपए के बीच है, तो ऐसे कितने श्रमिक है, 10। ठीक है, तो ये सारणी हमें दे रखी है, इस सारणी का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इस सारणी को पहले जो दे रखा है दोनों कॉलम, ठीक है, उन दोनों कॉलम को यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये हमने दैनिक मजदूरी लिख ली यहाँ पर, उसके बाद में क्या लिखेंगे, श्रमिकों की संख्या। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता भी बोलते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं, सिंबल क्या होगा, संकेत क्या होगा इसको लिखने का, FI। FI का मतलब क्या होता है, बारंबारता। क्या क्या दे रखा है, 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, तो ये तो हमें प्रश्न में दे रखा है इतना। तो पहला कॉलम वर्ग अंतराल या फिर दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या, ये दो कॉलम हमें प्रश्न में दे रखा है। और अगर हमें माध्य ज्ञात करना है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, तीसरा कॉलम, उसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान। और मध्यमान का मतलब क्या होता है, XI। ठीक है, अब मध्यमान किसका, जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका मध्यमान। ठीक है ना, जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उसका मध्यमान। यानी यहाँ पे 100 और 120 का मध्यमान कितना होता है, 110 होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट समझ में आता है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100, 120 का मध्यमान कितना होता है, 110 होता है। इसी तरीके से 120 और 140 का मध्यमान कितना होता है, 130। 140 और 160 का मध्यमान कितना होता है, 150। 160 और 180 का मध्यमान कितना होता है, 170। और 180 और 200 का मध्यमान कितना होता है, 190।
और अगर डायरेक्ट नहीं भी समझ में आता है तो इसको हम सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं मध्यमान को। ठीक है, तो देखो मध्यमान का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं सूत्र से। दोनों को जोड़ो, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ो। जैसे यहाँ पे 100 और 120 को जोड़ना है, तो 100 प्लस 120, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ के भाग किसका देना है, 2 का। जैसे यहाँ पे देखो 100 और 120 कितने हो गए, 220 हो गए। अब 220 में किसका भाग देंगे, 2 का, या फिर आधा कर लो। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा करना। तो 220 का आधा कितना होता है, 110। ठीक है, इसलिए 100 और 120 का मध्यमान कितना आया, 110। देखो यहाँ पर 110। इसी तरीके से हम 120 और 140 का मध्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 120 प्लस 140, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ के भाग किसका देंगे, 2 का। तो 120 और 140 कितने हो गए, 260। 260 में भाग किसका देंगे, 2 का। तो 2 का भाग 2 या फिर आधा कर लो 260 का, बात एक ही है, कितना आएगा, 130। तो 120 और 140 का मध्यमान कितना आ गया, 130। देखो यहाँ पर 130 आ गया। इसी तरीके से 140 और 160 का मध्यमान, तो 140 और 160 को जोड़ लेंगे। जोड़ के भाग किसका देंगे, 2 का। ठीक है, तो 140 में 160 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 100, 260 और ऊपर कितने हो गए, 40 और 300। 300 में 2 का भाग दे दो या आधा कर लो, 300 और कितना होता है, 150, यानी 150। तो 140 और 160, 140 और 160 का मध्यमान कितना आ गया, 150। कितना आ गया, 150। ठीक है, इसी तरीके से हम 160 और 180 का मध्यमान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 160 और 180 को जोड़ेंगे और जोड़ के भाग किसका देंगे, 2 का। तो 180 में 160 जोड़ो, 100 और 100 200, ऊपर कितने 80, 280। 280 में ऊपर 60 और जोड़ लो, 280 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 340। 340 में किसका भाग देना है, 2 का। तो या तो 2 का भाग दे दो या आधा कर लो। 340 का आधा कितना होता है, 170। तो 160 और 180 का मध्यमान कितना आ गया, 160 और 180 का मध्यमान कितना आ गया, 170। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 180 और 200 का मध्यमान निकालना है। तो पहले हम जोड़ेंगे 180 और 200 को। 180 प्लस 200, दोनों को जोड़ के भाग किसका देना, 2 का। 200 में 180 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 380। 380 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 190। या आधा कर लो, 380 का आधा कितना होता है, 190। तो 180 और 200 का मध्यमान कितना आ गया, 190। 180 और 200 का मध्यमान कितना आ गया, 190। ठीक है, तो हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से मध्यमान, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये तो आसान सी वर्ग अंतराल है। 100 120 हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 100 और 120 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 110, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 120 और 140, ठीक है, इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 130 आएगी, तो इसका मध्यमान क्या हो गया, 130। इसी तरीके से 140 और 160 का मध्यमान कितना आएगा, 150। 160 और 180 का मध्यमान 170। 180 और 200 का मध्यमान कितना आएगा, 190। तो जब वर्ग अंतराल आसान दे रखा हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और जब वर्ग अंतराल थोड़ा मुश्किल हो या पॉइंटों में आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके सूत्र की सहायता से मध्यमान भी हम निकाल सकते हैं। चलो उसके बाद में देखो चौथा कॉलम, प्रत्यक्ष विधि में चौथा कॉलम कौन सा आता है, एफ आई गुणा एक्स आई, यानी जो बारंबारता आ रही है उसको मध्यमान से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लो। देखो 12 एफ आई का मान और एक्स आई का मान कितना, 110। तो 12 को 110 से गुणा कर लो या फिर 110 को 12 से। तो देखो 110 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 110 को 12 से गुणा करना है, तो देखो कितना आएगा, 2 को 0 से गुणा करो 0, 2 को 1 से गुणा करो 2 एकम 2, फिर 2 को 1 से गुणा करो 2 एकम 2। ठीक है, फिर दूसरा अंक देखो 1 है, 1 को 0 से गुणा करो 0, 1 को 1 से गुणा करो 1, फिर 1 को 1 से गुणा करो 1। जोड़ो अब इनको, 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 1 का 1 कितना आया 1320। देखो यहाँ पे कितना आ गया 1320।
12 को 110 से गुणा किया, कितना है 1320। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति में देखो, 14 को 130 से गुणा करना है, तो 130 को 14 से कर लो या 14 को 130 से, बात एक ही है। तो 14 को गुणा करना है 130 से या फिर 130 को गुणा करना है 14 से। तो पहले 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 0। फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार, 4 तिये 12, 12 का 2 हासिल कितना आएगा 1। फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार, 4 एकम 4, फिर 4 में हासिल 1 जोड़ेंगे, 4 और 1 कितना आ गया 5। उसके बाद में जो पहला अंक है उसके नीचे क्या लगाओ, क्रॉस या 0। फिर देखो यहाँ पे दूसरा अंक क्या है, 1 है, तो 1 को किससे गुणा करेंगे, 0 से, तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1। ठीक है। अब जोड़ लो, 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 और 3 8 और 1 का 1, कितना है 1820। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 1820। 14 को 130 से गुणा करने में कितना है 1820। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 150 को किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो 150 को 8 से गुणा कर लो, देखो 150 को 8 से गुणा करो। 8 को 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल कितना आएगा 4। उसके बाद में 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, ठीक है, हासिल कितनी है 4। 8 में 4 जोड़ो, कितना आएगा 12। तो कितना आएगा 1200। 150 को 8 से गुणा करने पर 1200, देखो यहाँ पर 150 को 8 से गुणा करने पर कितना है 1200। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 170 को 6 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर 170 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो करो, देखो यहाँ पर 6 का पहाड़ा कितनी बार, 0 बार, कितना आएगा 0। 6 का पहाड़ा 7 बार, 6 7 42 का 2 हासिल कितना आएगा 4। फिर 6 का पहाड़ा कितनी बार, 1 बार, 6 एकम 6 हासिल कितनी है 4। तो 6 एकम 6, 6 में हासिल 4 जोड़ो, 6 और 4 कितना आ गया 10, कितना आ गया 1020। 170 को 6 से गुणा करने पर 1020। तो 170 को 6 से गुणा करने पर कितना है 1020। अब हमें क्या करना है, 190 को 10 से गुणा करना है। तो 190 को 10 से गुणा करना है, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 0 को 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0। 0 को 9 से गुणा करेंगे 0, और 0 को 1 से गुणा करेंगे 0। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह। फिर देखो 1 को 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0। 1 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 9, और 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1। जोड़ लो, 0 0 9 1, कितना आ गया 1900। तो 190 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1900। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 190 को 10 से गुणा करना है, तो 1 0 लगा दो, 190 में 1900 आएगा। ठीक है। तो ये हो गया गुणा, एफ आई और एक्स आई का गुणा हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि में एफ का जोड़ निकालना और एफ एक्स का जोड़ निकालना है। तो देखो पहले इसका सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब जोड़, एफ का मतलब बारंबारता का जोड़। ठीक है। तो पहले उनको जोड़ो, 12 और 14, देखो 12 प्लस 14, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26 हो गई। फिर 26 में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ो, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1। ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 1 हासिल 2 और 1 3। ठीक है। 26 में 8 जोड़ने में कितना है 34। फिर 34 में कितना जोड़ो 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 3 हासिल 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 40। फिर 40 में 10 जोड़ो, कितना आएगा 0, और 4 और 1 5, कितना आ गया 50। यानी सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग कितना आ रहा है 50। और इसके बाद में हमें क्या करना है, एफ एक्स का जोड़, यानी इस कॉलम का जोड़, एफ गुणा एक्स वाले कॉलम का जोड़। इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, और एफ एक्स का मतलब इस वाले कॉलम, यानी एफ गुणा एक्स वाले कॉलम का जोड़। तो इसका जोड़ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है 1320, सबसे पहले क्या आ रहा है 1320। 1320 में हम क्या जोड़ेंगे 1820, जोड़ो, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, 8 में 3 जोड़ेंगे 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1।
एक और एक दो, दो में हासिल एक जोड़ो, दो और एक तीन, कितना आ गया 3140। अब इसमें क्या जोड़ना है 1200, तो देखो 1200 जोड़ो, जीरो और जीरो कितना आ गया जीरो, चार में जीरो जोड़ेंगे चार, दो में एक जोड़ेंगे कितना आएगा तीन, तीन और एक कितना आ गया चार, 4340। अब इसमें क्या जोड़ना है 1020, क्या जोड़ना है 1020, जोड़ो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, चार और दो कितना आ गया छः, तीन में जीरो जोड़ेंगे तीन, चार और एक कितना आ गया पाँच, 5360। अब इसमें क्या जोड़ना है हमें 1900, 1900 जोड़ो, जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, छः में जीरो जोड़ेंगे छः आएगा, नौ में तीन जोड़ेंगे नौ, तीन कितना होता है 12, 12 दो हासिल एक, पाँच हासिल एक, पाँच और एक छः, छः और एक सात, कितना आ गया 7260, 7260। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 7260। ठीक है, अब हमें क्या करना है सूत्र लिखना है नीचे माध्य का। माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये सूत्र हो गया। अब हमें क्या करना है सूत्र में मान रखना है, तो माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 7260। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह कितना आ गया 7260, बट्टा की जगह बट्टा, सिग्मा एफ आई की जगह कितना आ गया 50, तो सिग्मा एफ आई की जगह 50। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जीरो से जीरो कट रहा है तो काट दो। अब बचा क्या 726, 726 में हमें भाग किसका देना है 5 का, तो भाग दो, 726 में किसका भाग देना है 5 का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एक अंक सात, सात में किसका भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, सात में से 5 घटाओ कितना बचा दो, अगली संख्या कौन सी है दो, दो और दो मिलके कितने हो गए 22, 22 में 5 का भाग दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 22 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा दो। ठीक है, फिर अगली संख्या कौन सी है 6, तो दो और छह मिलके क्या हो गया 26, 26 में 5 का भाग पचम 25, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आएगा 25, 26 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा एक। अब आगे कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और अपनी तरफ से क्या लगा लें एक जीरो। 10 आ गया, 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा दो बार, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा जीरो। तो 726 में 5 का भाग दें कितना है 145.2। देखो यहाँ पर 726 में 5 का भाग दें कितना है 145.2। ठीक है, पॉइंट के बाद में यहाँ पे दो, दो के बाद में जीरो कितने भी लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी चलेगा। तो ये आंसर हो गया क्या, माध्य बराबर 145.2। प्रश्न क्या था वो देखो, प्रश्न क्या था, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो नीचे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितनी होगी 145.2 रुपए होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और ये कौन सी विधि से आंसर ज्ञात किया हमने, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, देखो इसी प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। ठीक है, आंसर सेम आएगा, बस तरीका क्या होगा दूसरा, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। देखो सबसे पहले जो सारणी दे रखी है उसके दो कॉलम बनाएंगे हम। क्या क्या दे रखा है हमें, दैनिक मजदूरी रुपए में, तो दैनिक मजदूरी रुपए में, इसको हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉलम कौन सा है, श्रमिकों की संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं बारंबारता, और संकेत क्या होता है एफ आई, बारंबारता का संकेत क्या होता है एफ आई। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो यहाँ पर दैनिक मजदूरी लिख लो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180। ठीक है, और उसके बाद में 180 से 200, 180 से 200। तो ये हो गया वर्ग अंतराल या दैनिक मजदूरी। उसके बाद में बारंबारता, श्रमिकों की संख्या,
कितनी है? 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, तो ये दो कॉलम हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, तीसरा कॉलम अपनी तरफ से बनाना है, और जब भी माध्य ज्ञात करना हो तो तीसरा कॉलम हमेशा कौन सा होगा? मध्यमान का। अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है तो हमें तीसरा कॉलम कौन सा निकालना? मध्यमान। और इसको हम किससे लिखते हैं? एक्स आई से। तो यहाँ पर मध्यमान मध्यमान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100 और 120 का मध्यमान कितना होता है? 110। 120 और 140 का मध्यमान कितना होता है? 130। 140 और 160 का
एफ आई की जगह यहाँ पर जो कितना आ रहा है 50, तो सिग्मा एफ आई की जगह 50, ठीक है। उसका गुणा एच, एच क्या था अंतराल, कितने का अंतराल 20-20 का चल रहा है, ठीक है। कितने का अंतराल चल रहा है 100 से 120, कितना बढ़ा 20 बढ़ा ना। या फिर घटा के देख लो 120 में से 100 घटाओ कितना बच रहा है 20, 140 में से 120 घटाओ कितना बचा 20, तो अंतराल कितने का चल रहा है 20 का, तो एच की जगह कितना आएगा 20। उसके बाद में देखो आगे अगला स्टेप, माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, 150 की जगह 150, प्लस की जगह प्लस। तो यहाँ पर देखो पहले इस 20 को अंदर गुणा करते हैं, तो गुणा 20। अब देखो यहाँ पर 20 को 12 से गुणा करेंगे, तो पहले 12 को 2 से गुणा करो, 12 दूनी 24 और आगे एक जीरो यानी 240। 12 को 20 से गुणा करने में कितना है 240, बट्टा में कितना है 50, माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस, प्लस की जगह प्लस, 150 की जगह 150 और बराबर की जगह बराबर, माध्य की जगह माध्य। अगला स्टेप देखो, माध्य की जगह माध्य आ गया, बराबर आ गया, 150 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखो जीरो से जीरो कट गया। अब हमें क्या करना है 24 में 5 का भाग देना है, ठीक है। क्या करना है 24 में 5 का भाग देना है। तो देखो यहाँ पर 24 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, 24 में से 20 घटाएंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे। अब 40 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 5 8 40, 40 में से 40 घटाएंगे जीरो। 24 में 5 का भाग देने पर कितना आया 4.8। देखो यहाँ पर 24 में 5 का भाग देने पर कितना आया 4.8। चिन्ह माइनस का है तो माइनस चिन्ह लगा रहने दो, ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद में अगला स्टेप देखो, ब्रैकेट हटाएंगे। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो उसके बाहर क्या प्लस है, अंदर क्या माइनस, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस 4.8। 150 की जगह 150, बराबर की जगह बराबर और माध्य की जगह माध्य, ठीक है। अब हमें क्या करना है 150 में से 4.8 घटाना है, 150 में से 4.8 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे देखो, 150 में से 4.8 घटाना है, तो पहले 150 लिखो और 150 में पॉइंट नहीं है तो कहाँ लगाएंगे, सीधे हाथ की तरफ पॉइंट और आगे जीरो, कितने भी लगा सकते हैं, तो हमें एक जीरो लगाना है। और यहाँ पे 4.8, तो पॉइंट के सामने क्या लगाओ पॉइंट, यहाँ 4 की जगह 4 और यहाँ 8, घटाओ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो पहले यहाँ जीरो लगा दो और यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो। देखो यहाँ जीरो में से 8 नहीं जाते तो इसने उधार लिया इससे, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है तो इसने उधार किससे लिया 5 से, तो 5 ने उधार दिया 1, तो कितना होता है 4। अब ये कितना हो गया 10, अब 10 ने उधार दिया 1 इसको, तो यहाँ कितना बचा 9 और ये कितना हो गया 10, ठीक है। अब 10 में से 8 के कितने बचे 2, यहाँ पॉइंट है, 9 में से 4 कितने बचे 5, 4 में से 0 गए 4 और 1 का 1, कितना बचा 145.2। तो 150 में से 4.8 घटाएंगे कितना आएगा 145.2, बराबर की जगह बराबर, माध्य की जगह माध्य। तो यहाँ पर देखो पग विचलन विधि से भी आंसर वही आ रहा है, कितना आ रहा है 145.2, और यही आंसर हमारा किसमें आ रहा था प्रत्यक्ष विधि से, और यही आंसर किसमें आ रहा था कल्पित माध्य विधि से। हमें किसी एक विधि से इस प्रश्न को हल करना है। मैंने यहाँ पे तीनों विधि बताई है, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आपको हल करना है, ठीक है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक उपयुक्त विधि, एक उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब यही होता है कि जो आसान लगे तुम्हें उस विधि से हल करो। हाँ, अगर प्रश्न में किसी विधि का नाम आ गया कि इस प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से हल करो, तो हमें तब उस स्थिति में इस प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से ही हल करना पड़ेगा। और जब तक सिर्फ ये कहा कि माध्य ज्ञात करो, तब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम इसको प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी हल कर सकते हैं और पग विचलन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, जो आसान है उस तरीके से हम करेंगे।